तो अब ज़रा थोड़ा जान पहचान लोगों में थी, लोग भी ज़रा थोड़े से लगते थे कि अच्छा आदमी, उनकी गलत फहमी थी लेकिन उनको लगता था। तो लेकिन उसके कारण मेरे को बुलाया गया। मैंने टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया था, मेरे को बुला के टिकट दिया, तो मैंने ठीक है अभी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, सब भागते चलेंगे तो कौन कैसे चलेगा, देश कौन चलाएगा। तो आ गया फिर 4 बार लोकसभा चुन के आ गया। नहीं, मैं टिकट तो मैंने लिया था क्योंकि वो मैं मंथली पास हुआ करता था, मैं जब सफ़र करता था तो मैं तो मुंबई का एक तरीका ये कि मंथली पास लेके रखो, या 3 मंथली भी मिलता है, तो पास हुआ करता था। इसके लिए बिना टिकट सफ़र करने का कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन दिक्कतें तो काफ़ी सामना करना पड़ा। तो हमारी पीढ़ी में देवानंद, दिलीप कुमार साहब या राज कपूर साहब तो बहुत ही थे। तो उसमें ऐसे मेरा देवानंद जी के साथ बहुत अच्छा परिचित भी नहीं, काफ़ी संबंध भी था, ताल्लुकात थे। अमिताभ बच्चन भी तो मैं बहुत ही चाहता हूँ, उनके साथ भी मेरे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। और एक अमिताभ बच्चन जैसा शायद अभिनेता मिलना मुश्किल भी है कि कौन से कोई भी रोल वो कर सकता है। और आज भी इतने 80 साल शायद उनके पूरे भी हुए, लेकिन आज भी वो हमें नज़रिया उनकी जो है वो एक युवा की नज़रिया से वो हमको पेश आते हैं। तो ग्रेट लोग हैं, तो उनको भी मिलना हुआ। नो पॉलिटिक्स प्लीज, नो पॉलिटिक्स प्लीज। रेडियो सिटी से मैं हूं आरजे सूरी, आपके साथ लेकर शो नो पॉलिटिक्स, यानी कि देश के जाने माने पॉलिटिशियन से मुलाकात करते हैं, लेकिन राजनीति की नहीं, राजनीति के अलावा सारी बातें उनसे करते हैं। आज जो चेहरा मेरे साथ में है, उनको शायद परिचय कि वो मोहताज नहीं है, उनको कौन नहीं जानता। आज मेरे साथ हैं सुरेश प्रभु सर, हमारे फॉर्मर रेलवे मिनिस्टर, सिविल एविएशन मिनिस्टर, और पता नहीं मैं शायद गिनता रहूँगा और वो मंत्रालय शायद बढ़ते रहेंगे। तो दर्जनों सरकार के मंत्रालयों को आपने संभाला और आज उदयपुर राजस्थान की धरती पर पधारे हैं। मौका मिला आपसे मिलने का और 2 बातें करने का। सर थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ क्योंकि मैंने अभी सुना, आपने कहा कि राजनीति से हटकर आप बात करते हैं और राजनीति से हटकर बात सुनने के लिए लोग भी तैयार है। तो दोनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि ऐसी बात है कि हमारे देश में एक तो राजनीति या क्रिकेट, वो छोड़ के तीसरी बात करने के लिए लोग तैयार नहीं होते। तो आपके सबको बधाई देना चाहता हूँ कि आप सुनने के लिए भी तैयार है, उसमें आप रुचि भी लेते हैं। और मैं समझता हूँ यही हमारे लिए, देश के लिए एक सौभाग्य की बात है कि राजनीति से हटकर भी बहुत सारी बातें हैं, उसके बारे में आप चर्चा करते हैं। सर आपने सीए से शुरुआत करी कि सीए में आपके पास बड़े सारे क्लाइंट्स थे और तो काम की कोई कमी उस समय भी नहीं थी, तो फिर क्या ऐसा हुआ कि राजनीति की तरफ रुख आपने किया? क्योंकि सर बचपन में मुझे लगता है सर कि एक एम्बिशन होता है हर किसी के अंदर। हमें तो यही पता सर कि हमें तो जब मैं बचपन में था, या तो मैं सोचता कि यार मैं सलमान खान जैसा बनूंगा या फिर फौजी बनूंगा या डॉक्टर बनूंगा। तो बचपन में आपने ये तो नहीं सोचा होगा कि मैं पॉलिटिशियन बनूंगा? देखिए, सिर्फ बचपन में नहीं, बुढ़ापा तो अभी आया, लेकिन बचपन के बाद भी मैंने बचपन के बाद में भी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन हादसे होते हैं, मैं रेल मंत्री था तो हादसे हुए, तो इसके लिए मैंने इस्तीफा भी दिया था। तो हादसे ज़िंदगी में होते। तो एक हादसा ये भी हुआ कि मैं राजनीति में आ गया। मैं आपको हकीकत बताता हूँ कि राजनीति में आने की ना तो ख्वाहिश थी, ना ही मैंने कुछ उसके लिए प्रयत्न भी किए। लेकिन ये बात हुई कि मेरे प्रोफेशनल काम से मैं इंडोनेशिया में चार्टर अकाउंटेंट का एक प्रोफेशनल काम के लिए गया था। तो वहाँ से मुझे फ़ोन करके बुलाया गया कि आप आइए और आप पर्ची भरिए चुनाव के लिए। तो मुझे लगा कोई शायद जोक कर रहे हैं, अप्रैल फुल डे, तो अप्रैल फुल तो 1 अप्रैल तो था नहीं। मैंने कहा लेकिन आजकल अप्रैल फुल की ज़रूरत नहीं, कभी भी हो सकता है। तो ये ऑल फुल्स डे का आज का दिन भी हो सकता है, इसलिए मुझे लगा। तो मैंने मेरे पत्नी को फ़ोन किया, तो उसने कहा, मैंने तो नंबर दिया क्योंकि मोबाइल तो था नहीं, तो मैंने तो आपके होटल का नंबर दिया है। तो मेरी माँ, मेरे को 3 बहनें हैं, और सभी ने मिलकर फैसला तय किया था कि इसमें हमको जाना ही नहीं, क्योंकि मेरे परिवार का कोई भी व्यक्ति दूर दूर से भी राजनीति में नहीं था। तो राजनीति से ऐसे जैसे हमारे एक मध्यम वर्गीय लोगों की सोच होती है, राजनीति की बात करो लेकिन दूर रहो। तो मैंने कहा ये सब लोग सोचते रहेंगे कि कूड़ा कचरा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे घर के सामने वो कूड़ा कचरा रखने का रोड नहीं रखिए। भगत सिंह हो लेकिन मेरे घर में ना। हाँ, तो मेरे घर। तो मैंने कहा ये कैसे चलेगा। तो मैंने ये सोचते मैं इंडोनेशिया से फ्लाइट से आ रहा था, मैंने सोचा सब लोग यही सोचेंगे तो कूड़ा कचरा बढ़ते ही जाएगा। तो मैंने कहा किसी को तो ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो इसके लिए एक मेरा मित्र था अमेरिका में, दुर्भाग्य से आज वो नहीं है, उसने मेरे को टाइम फैक्स किया, इंटरनेट भी नहीं चल आया था इतना, कि यू आर स्टिकिंग योर नेक आउट
आजकल कोई करने को तैयार नहीं हो जाते, क्योंकि आपकी अच्छी ज़िंदगी चल रही है, उसको छोड़ के आप इसमें आना चाह रहे हैं। तो लेकिन मैंने तय किया था कि लेकिन मैंने तय किया हवाई जहाज़ के सफ़र में। पहले मेरे विचार भी नहीं था, लेकिन क्योंकि मैं सबसे युवा अध्यक्ष था एक बहुत बड़ी कोऑपरेटिव बैंक का, सभी सहकारिता क्षेत्र में, गांव से लेकर देश तक सभी में और विदेश तक सब में था। 150 से ज़्यादा संस्थाओं में, NGOs में काम करता था, अलग अलग क्षेत्रों में, शिक्षा से लेके संस्कृति से सभी विषयों के ऊपर। तो अब ज़रा थोड़ा जान पहचान लोगों में थी, लोग भी ज़रा थोड़े से लगते थे कि अच्छा आदमी, उनकी गलत फहमी थी लेकिन उनको लगता था। तो लेकिन उसके कारण मेरे को बुलाया गया। मैंने टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया था, मेरे को बुला के टिकट दिया, तो मैंने ठीक है अभी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, सब भागते चलेंगे तो कौन कैसे चलेगा, देश कौन चलाएगा। तो आ गया फिर 4 बार लोकसभा चुन के आ गया। और जिस दिन मैंने आया राजनीति में, उस दिन मैं लोकसभा का सांसद बना, जिस दिन आया उसी दिन। और देश के बहुत अच्छे राजनीतिकर, मधु दंडोते साहब जो पहले रेल मंत्री भी थे, हमारे देश के वित्त मंत्री भी थे, उनको चुनाव में हराना पड़ा। तो मुझे आनंद इस बात का कम हुआ कि मैं जीता हूँ, लेकिन दुख इस बात का ज़्यादा हुआ कि मैंने उनको हराया। तो मैंने उनके पाँव छुए, उन्होंने भी आशीर्वाद दिए, फिर मैंने छुआ। तो जिस दिन मैं राजनीति में लोकसभा सांसद बना, जिस दिन सांसद बना उसी दिन डायरेक्ट कैबिनेट मिनिस्टर अटल बिहारी की सरकारों में बन गया। तो राज्य मंत्री भी नहीं था, राज्य के राजनीति में भी नहीं था, सीधा कैबिनेट मिनिस्टर बना। फिर अटल जी के साथ, अटल जी ने 3 बार शपथ ग्रहण किया प्रधानमंत्री का, तीनों बार शपथ ग्रहण करने में मैं था। भारतीय यूथ जो है आपके हिसाब से सर किस बात से सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है, जो जिसको मतलब जिसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा वही? देखिए, एक सही माने में देखा जाए तो संस्कारित समाज ये किसी भी समाज की जरूरत है। संस्कार किस तरह से किए जाए ये इसके ऊपर तय करता है कि आप कहाँ पे, आपका रहने का माहौल कहाँ है, कहाँ रहते हैं, आपके परिवार कौन है, आप कौन से स्कूल में जाते हैं, कि आप कहाँ पढ़ते हैं, आपके मित्र कौन है, उसके ऊपर तय करता है। आप क्या पढ़ते हैं उसके ऊपर भी तय करता है। आपकी विचार प्रणाली उसी के ऊपर से बनती है, और जो विचार है वही आचार में बाद में परिवर्तित होता है। तो अपने आज समाज में एक अच्छे संस्कार किस तरह से दी जाए, मुझे लगता है वो युवकों की ज़रूरत नहीं होगी, शायद उनको इसका एहसास नहीं होगा, लेकिन समाज की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी ज़रूरत है। अभी आप सोचेंगे कि भगत सिंह को क्या पड़ी थी, वो शादी करता था, एक अपना भी एक परिवार बना देता था, खेती करता था, बहुत बड़ा पैसा बनाता था, शायद महलों में भी रह सकता था, उसने जान कुर्बान कर दी। क्या वजह थी? वो करने के लिए क्या किसी ने जाके उसको ठोका कि जाओ चलो पीछे, ऐसा तो किसी ने कहा नहीं, स्वयं प्रेरित वो भावना उसमें पैदा हुई कि मुझे देश के लिए कुछ करना है। लेकिन हमेशा मैं इस बात का एहसास करता हूँ कि व्यक्ति जब तक नहीं बदलेगा समाज नहीं बदलेगा, समाज बदलेगा नहीं तो देश नहीं बदलेगा, और देश नहीं बदलेगा तो विश्व नहीं बदलेगा। तो वैश्विक समस्या भी जो है उसका कारण भी एक आदमी है कहीं ना कहीं, किसके दिमाग में आ गया ये इसको अभी हम ठीक करेंगे, ये भूमि मुझे मिलनी चाहिए, ये सोच के कोई आदमी करता है तो उसके पीछे देश की शक्ति होती है, यदि वो राजा है, उस देश का नेता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आज कमी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, मुझे लगता है ये। दूसरी बात ये है, अभी हम व्यक्ति को समाज के नज़रियों से देख रहे हैं, अब व्यक्ति की नज़रों से देखेंगे तो व्यक्ति की हर व्यक्ति की अलग अलग ख्वाहिशें होती हैं। वो अपने आप को कुछ बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई फिल्म स्टार बनना चाहता है, कोई राजनीति में भी आना चाहता है। तो हर आदमी जब तक उसकी ख्वाहिश उसके हिसाब से पूरी नहीं होती तब तक वो एक नाखुश रहता है। मंत्री बनने के बाद भी CM नहीं बना, उसके लिए नाखुश है। तो मैं क्या समझता हूँ कि ये हर व्यक्ति में ये दोष नहीं है, ये जरूरी भी है कि आप में कुछ ना कुछ तो ऐसी एम्बिशन होनी ही चाहिए, लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए कि कहाँ रुकना है। पैसे बनाने में कोई गलत नहीं, पैसा बनना ही चाहिए, लेकिन कितना बनना चाहिए और क्यों बनना चाहिए और उसके बनाने के तरीके क्या होने चाहिए, ये यदि आपके ऊपर। और एक बात कहाँ से आएगी फिर, वो संस्कार से आएगी। तो हर व्यक्ति अपने आप को सुखी बनाने को, व्यक्ति सुखी नहीं तो समाज सुखी कैसे बनेगा। समाज में पैसा बहुत है लेकिन सब दुखी है तो फ़ायदा क्या है।
तो सुख की जो परिभाषा है वो यहीं से शुरू होती है कि आप अपने आप को बदलने के लिए जरूर आप में ऐसी महत्वाकांक्षा जरूर रखिए, लेकिन यहाँ तक कहाँ सीमित करना है वो उसका भी आपके पास सोचने का तरीका होना चाहिए। सर आपने इतना बड़ा पॉलिटिकल करियर जिया, बहुत सारी अलग अलग पदों पर आप रहे, तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ संतुष्ट या नहीं अभी स्टिल कि यार अभी तो बहुत कुछ करना मतलब? अभी तो मैं सही मायने में संतुष्ट इसलिए हूँ क्योंकि कितने व्यक्ति है देश में कि जिनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालने का मौका मिला होगा। यानी मैं ज़िंदगी में जो भी मैंने पाया, एक दिन मैं अभी कुछ समय पहले अफ्रीका के एक प्रधानमंत्री को मिला, वो मैं मिलने गया तो एक उनका तरीका होता है, वो मेरा CV ऑफिस से उन्होंने मंगवाया पढ़ा, तो जब मैं मिलने गया तो कहते हैं कि मैं आपका CV पढ़ रहा था, मैं वैसे तो मेरे को ऑफिस ही देखता है, लेकिन उन्होंने ऑफिस वालों ने मेरे को दीजिए, मैं देखता हूँ क्या इतना क्यों है। तो इतना बड़ा CV कैसे? बड़ा की वजह से बड़े से भी ज़्यादा उनका कहना था क्या एक व्यक्ति एक जिंदगी में इतनी सब अलग अलग तरीके से काम कर सकता है। तो मैंने कहा देखो ये भगवान की देन है, एकलिंग जी महाराज यहाँ में वो शायद उन्हीं का कुछ आशीर्वाद मिला होगा तो इसके लिए हो गया। लेकिन कहने का मतलब ये कि इतनी चीज़ मैं कर पाया तो और खुश ना होने का कारण क्या है। तो जो लोगों को मौका मिलता भी नहीं है, मुझे मिल गया और भगवान की दुआ से ताकत भी पाक दी गई और मैं अच्छे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी जी हो ऐसे प्रधानमंत्री के साथ काम करने का मौका मिला, और भी नरसिंह राव जी हो, मनमोहन सिंह जी हो, जो इनके साथ में मैंने मंत्री करके काम नहीं किया, लेकिन मैं समझता हूँ मनमोहन सिंह से लेके बाद अभी नरसिंह राव जी से लेके आगे जितने भी प्रधानमंत्री थे वो सबके साथ मेरे अच्छे ताल्लुकात थे। और मैं समझता हूँ कम से कम 100 देशों के अलग अलग नेता क्षेत्र के, वो पानी के क्षेत्र में भी काम किया, ऊर्जा के क्षेत्र में भी मैंने काम किया है, फॉरेस्ट में, इसमें सब किया। तो अलग अलग क्षेत्र के जो नेता है अलग अपने क्षेत्र के, ऐसे 100 देशों से लोगों से भी मेरा परिचय काफ़ी अच्छा परिचय है, मैं कहूँगा मित्रता भी है। तो ये मौका कितने लोगों को मिलता है। 120 देशों में गया हूँ, वो भी ठीक है, आजकल जा सकते हैं, टूरिस्ट कंपनी पैसे देंगे तो जाते, मैं पैसे दे के नहीं गया, काम से ही गया था। लेकिन मैं देश के कम से कम 90% जिलों में गया हूँ। वो कितने लोग गए होंगे? 90% जिलों में गया हूँ। तो वहाँ का जो अनुभव मिलता है वो बहुत अलग होता है। आप जयपुर में, हमें 4 दिन पहले जयपुर में था कुछ कार्यक्रम के लिए, फिर दिल्ली गया, फिर मुंबई गया, दिल्ली गया, आया। जयपुर उदयपुर में कितना फ़र्क है, एक ही राज्य है, कितना फ़र्क है। तो आप अलग अलग जिलों में जब जाते हैं तो उसका एक अलग अनुभव आपको मिलता है। सर आपने एकलिंग जी की बात करी, जो कि मेवाड़ में उनसे ऊपर कुछ नहीं है, यहाँ का राज परिवार भी पहले उनको मानता है, तो कैसा लगा सर उदयपुर आके आपको? राजस्थान में बहुत बार आया हूँ, बहुत ही बार। एकलिंग जी का जब आता हूँ उदयपुर तो एकलिंग जी का दर्शन किए बिना जाता भी नहीं हूँ, लेकिन हर बार जब दर्शन करता हूँ एक अलग अनुभव प्राप्त होता है। अभी आप मुझे पूछे क्या है बताइए, वो नहीं कह सकता। वो दिल पे एहसास होता है, वो अनुभूति अंदर जाके अनुभूति हो जाती है, उसकी शब्दों में उसको परिवर्तित करना ज़रा मुश्किल है। लेकिन आज भी इतना अच्छा लगा, आपको क्या बताऊँ। मेरी पत्नी भी मेरे साथ में थी, उसको भी यही एहसास हुआ कि कुछ तो हुआ है, बदलाव आया है। अभी क्या बदलाव तो शरीर में नहीं होता, शरीर तो वैसे होता है। आप जब ऊपर चलते गए वो भी शरीर था, नीचे आने के टाइम में वही शरीर है, लेकिन अंदर कुछ ना कुछ भाव जो पैदा होता है वो मुझे लगता है अवर्णनीय है। हाँ, वो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। हाँ। सर उदयपुर तो आप घूमे होंगे मतलब? हाँ। कौन सा कोई प्लेस सर आपने सिटी पैलेस या आपने पिछोला? वो तो अच्छा ही है, लेकिन मुझे यहाँ के झील बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, कौन सी झील सर, ऐसा नाम? मैं नाम मेरे को याद नहीं, कि मैं जब घूमता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। सर पिछोलो का सनसेट बहुत प्यारा है यहाँ का। हाँ सर, पिछोलो का सनसेट जो है, जब आप पिछोलो में राइड कर रहे हो, जब सनसेट होता है ना सर, बड़ा खूबसूरत लगता है सर। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर, मतलब आई वुड सजेस्ट कि आप देखिए। जरूर। खाना सर कुछ अच्छा लगा यहाँ का? खाना तो मुझे राजस्थानी खाना बहुत ही अच्छा लगता है, बिल्कुल अच्छी लगती है, तो खाता हूँ। अभी जयपुर में था, यहाँ पे तो नहीं खाया। जयपुर में 2-3 दिन पहले जैसे मैंने कहा तो वही खा रहा था मैं जहाँ। अच्छी दूसरी बात, मैं जिस देश में जाता हूँ, जैसा देश वैसा भेष। तो मैं जिस देश में आता हूँ वही देश का खाना खाता हूँ, जिस राज्य में जाता हूँ उसी राज्य का खाना खाता हूँ। और एक ही राज्य में अलग अलग, जैसे हमें महाराष्ट्र से मैं बिलोंग करता हूँ, महाराष्ट्र में हर जिले में अलग दूसरा खाना मिलता है। अभी मैं था भी महाराष्ट्र में, कोल्हापुर में भी था, अलग खाना था, पुणे में अलग खाना था, नागपुर में गया तो अलग। तो उसी
चीज़ का खाना खाने की कोशिश करता हूँ। पर फिर भी टॉप पे किसको रखेंगे? दाल बाटी चूरमा का तो सर कोई वो तो अच्छा ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी उसका लगती वो मुकाबला तो नहीं है। हम मुकाबला राजस्थानी हो ही तो नहीं सर सकता है, स्वैग बिल्कुल। करते हैं कि यार दाल बाटी चूरमा हम यहाँ के उसका सूरमा। कोई मुकाबला बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन शरीर के ऊपर क्या असर होता है बोल नहीं सकता। रेलवे मिनिस्टर काफ़ी टाइम तक रहे, तो सर मैं कभी यूरोपियन ट्रेन्स को देखता हूँ या बाहर की ट्रेनों को ऐसे फिल्मों में देखता हूँ, मैं तो ऐसा घूमना नहीं हुआ सर। वहाँ तक पहुँच गए हैं या कितना प्रतिशत पहुँचे हैं, कब तक पहुँच जाएंगे ऐसा? आपको इस बात का जवाब देने से पहले एक थोड़ा सा उसका एक पर्सपेक्टिव देता हूँ। हमारे देश में हर साल 850 लोग सफ़र करते हैं ट्रेन से। तो आप कहेंगे कैसे संभव है, क्योंकि हमारी आबादी 140 करोड़ की है और पूरे विश्व की आबादी भी उतनी नहीं जितने लोग सफ़र, क्योंकि राउंड ट्रिप्स को आप गिनेंगे तो इतने बड़े पैमाने में चीन में भी होते हैं। तो ये पर्सपेक्टिव आप रखेंगे तो यूरोप में इतने लोग नई ट्रेन में सफ़र करते हैं। एक बात। दूसरी बात, हमारा पर कैपिटा इनकम जो हर आदमी का वो हमारा अभी 2000 से ऊपर गया है, $2000 के ऊपर। यूरोप में 50-60 हज़ार डॉलर के ऊपर भी है, तो ये भी एक दूसरी कमी है। तीसरी बात यह है कि हमारे देश में जो रेल से सफ़र करते हैं, बहुत गरीब लोग सफ़र करते हैं, उनके लिए रेल के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं। मैं रेल बजट में सब आज को जो कह रहा हूँ ना, आप जाके इंटरनेट पे देखेंगे तो रेल बजट में पढ़ा सर आपके बारे में, और मैंने ये भी बात कही थी कि ये रेल का सफ़र हमारे लिए एक कुछ ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी नहीं है, एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है, सामाजिक दायित्व है। उसको निभाने के लिए रेल को चलाना जरूरी है। तो ये लोग हैं, उनकी ज़रूरतें क्या है उसके ऊपर ध्यान देंगे। वही सिर्फ 2 बजट मैंने उसी के ऊपर प्रेजेंट किए थे। बूढ़ा आदमी है और वो चल के ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे ऊपर चढ़ेगा, इसके लिए मैंने एस्केलेटर शुरू किए, लिफ्ट की शुरुआत की, ट्रेवलेटर लगाए। कुछ लोगों को जो मैंने शिकायत काफ़ी सुनता था, हज़ारों शिकायतें, लाखों शिकायतें आती थी। इसके ऊपर हम कार्रवाई भी करते थे, लेकिन उससे हमको सीखने को मिलता था कि शिकायत क्यों आ रही है, शिकायत की वजह क्या है। क्योंकि हमें कमी है, इसके लिए तो शिकायत आ रही है। आप रोज़ जाके पत्नी ने खाना बनाया, माँ ने खाना बनाया, शिकायत तो नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपको प्यार से खाना खिला रही है। तो उसकी भावना खाना बनाने के समय और खाना देने के समय अलग होती है। यदि हमारी भावना ये रही गई हम ट्रांसपोर्ट है, आपको क्या आना है तो आया, नहीं तो छोड़ा, ऐसे भावना से आप करेंगे तो हम उसमें कुछ सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। तो हमने एक कोशिश की थी वो करने की। इसके लिए आज भी आप पूछेंगे, आपका सवाल बहुत अच्छा है। यूरोप में और हमारे में अंतर बहुत है, लेकिन इसके लिए मैंने आपको पर्सपेक्टिव दिए। हाँ, वो पर्सपेक्टिव तो ही है सर। हमारे यहाँ तो ये है कि आप कितनी भी बढ़िया ट्रेन शुरू कर दो सर, यहाँ का सिविक सेंस ऐसा है कि वंदे भारत में चीज़ें उठा के ले जाते हैं। ऐसा सुना होगा, वायरल काफ़ी होती है चीज़ ऐसी कि आप नई ट्रेन शुरू करो उसका। तभी तो सर हमारे यहाँ पर ये ट्रेंड है, लोटा पानी का होता है वो अक्सर बांध के रखा जाता है। सही भी है और गलत भी है। मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं रेल मंत्री था तो हमने काफ़ी साफ सुथरे रेलवे स्टेशन पे ध्यान दिया था, और सब ट्विटर पे ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर कोई भी आप शिकायत कर सकते। तो एक ने शिकायत की कि आप कहते, मेरे बारे में उन्होंने कहा कि आप तो हमेशा ये कहते कि बहुत रेल स्टेशन साफ़ हुए, देखो इधर एक कचरा गिरा है मेरे पाँव के नीचे, बाकी सब साफ़ था। उसने अपने पाँव का फ़ोटो निकाला तो उसमें सब भी आया, तो ये भी आया। मैंने उसको जवाब देने के पहले ही हज़ार जवाब क्या है कि आप ये शिकायत क्यों करें, आपने क्यों नहीं उठाया उसको। यदि आपको लगता है कि एक चीज़ गिरी है तो आप उठा के बाहर फेंकना ये आपका फ़र्ज़ था, वो आपने क्यों नहीं निभाया। तो समाज में ये भी सही है कि ऐसे कोई शिकायत करने वाले एक भी हो सकता है, लेकिन हज़ारों लोग ऐसे भी निकले कि जिन्होंने उसको सही माने में समझ लिया कि उसके ऊपर इलाज क्या है। तो मैं मानता हूँ ये भी समाज की हमारी ताकत है। तो सब लोग गलत नहीं करते, गलत करने वाले बहुत कम होते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से गलत करने वाले लोगों को बारे में हम ज़्यादा, वो सामने, समाज के सामने ज़्यादा आते हैं। आज भी हमारे देश में चोरी करने वाले, बलात्कार करने वाले लोग बहुत कम हैं। बहुत सारे लोग हैं कि लोगों को बचाने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है मारने वाले से भी जो बचाने वाले की संख्या ज़्यादा है। इसके लिए समाज चल भी रहा है। देखिए, दर्द के बारे में पढ़ा जा सकता है, लेकिन दर्द का एहसास करना, दर्द को महसूस करना एक अलग बात होती है। तो इसके लिए वो आपको डॉक्टर के पास जाएंगे, मुझे दर्द होता है ऐसा लगता है, तो डॉक्टर आपको कुछ इलाज नहीं कर पाएगा। तो ये जब आप
खुद महसूस नहीं करते तब तो उसको नहीं कर पाएंगे। सर मैंने लोकल में एक बार ना बिना जल्दबाजी होती है सर, तो मैंने टिकट लिया ही नहीं सर, मैं बिना टिकट चढ़ गया था एक बार। आपके साथ थोड़ी हुआ होगा सर? नहीं, मैं टिकट तो मैंने लिया था क्योंकि वो मैं मंथली पास हुआ करता था। मैं जब सफ़र करता था तो मैं तो मुंबई का एक तरीका ये कि मंथली पास लेके रखो, या 3 मंथली भी मिलता है, तो पास हुआ करता था। इसके लिए बिना टिकट सफ़र करने का कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन दिक्कतें तो काफ़ी सामना करना पड़ा। एक ना मैं पॉलिटिशियंस के बारे में ये बड़ा सुनता हूँ कि ना पॉलिटिशियंस ना डिप्लोमेट्स होते हैं, घर में थोड़ी डिप्लोमेसी चलती है। कभी मतलब मैम ने बोला, क्योंकि वो तो खुद जर्नलिस्ट है, तो कभी बोला कि ये सामान लाना और आप भूल गए। यही हमारी ज़िंदगी में हमेशा साथ साथ चलती है, हमारे साथ साथ भूल। हमारे जैसे हम कहते हैं हमारा साया कभी हमको छोड़ नहीं सकता, उसी तरह से आदमी की भूल भी उसे कभी छूट नहीं पाती उससे। तो भूल तो होती ही रहती है, कभी कभी भूल हुई है, हम उसको स्वीकार करने के लिए हमारा मन तैयार नहीं होता है, इसके लिए हम झूठ बोलते हैं। यदि हम कहेंगे हाँ ये भूल हो गई मेरी, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। लेकिन कभी कभी तो पत्नी के साथ तो मैंने बहुत टाइम बोला ही होगा कि नहीं तो आपने ही नहीं बोला था, वैसे मैं सुन तो ये तो होते ही रहता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी आपने शुरुआत इसी चीज़ से की थी कि युवाओं के लिए, तो मुझे लगता है भूल का स्वीकार करना ये आने वाले बहुत सारी समस्याओं को टाल सकता है, और एक हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए भी जरूरी होता है सर। बिल्कुल सही बात, स्वीकार कर लो तो लाइफ थोड़ी ठीक चलती है सर। बिल्कुल सही है। उसमें स्वीकार करने में क्या गलत है? बाहर आप अपने रूल्स और देश को सुना सकते हैं, मंत्रालय में आप सबको सुना सकते हैं। घर में आप यकीन नहीं करेंगे, मैं जब मंत्री बहुत सारे मंत्रालय भी संभाले बहुत सारे, मैं हर जगह पे जब सरकार की कमी ऐसा महसूस मैं स्वीकार करता था, ये हमारी कमी है। मेरी पत्नी जो है वो 35 साल से जर्नलिस्ट है, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी थी, जी न्यूज़ में भी थी, इंडिया टुडे ग्रुप में भी थी, बहुत सारे उसमें जिम्मेदारियां संभाली है। तो अपने आप में वो काफ़ी एक यशस्वी प्रोफेशनल है, तो फिर भी उसकी भी एक अपेक्षा है कि मैं बाहर कुछ भी हूँ, लेकिन घर में तो मैं पत्नी हूँ, मैं घर चला रही हूँ, तो वो तो सुनना ही पड़ता है। तो वो सुनवाई होती भी है, क्योंकि मैम जर्नलिस्ट भी है, तो इससे हेल्प भी मिलती होगी कभी कभार। पहले ही बता दूंगा, देखो ये तुम बोलोगे तो इसका मतलब ये निकाल दिया जाएगा। एक बार ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कुछ कहा उसको मेरे को वापस लेना पड़ा। अच्छा। क्योंकि मैं पहले सोच के ही बात करी, इसके लिए जैसे मैंने कहा भूल है तो भूल को स्वीकार कीजिए। एक भूल को टालने के लिए आप 10 झूठ बोलेंगे तो कभी उसका नतीजा एक ही निकलेगा। तो इसलिए ये हमको सोच के ही कम करना चाहिए। और भगवान ने हमें सोच की ताकत क्यों दी है? इसीलिए दी है ना। आप यहाँ पे मतलब जो दिल में होठों पे लाना है मुश्किल, मगर उसको दिल में छुपाना भी मुश्किल है। प्यार के लिए ठीक है, लेकिन आप दिल से मुंह पे आने के पहले जो आपको एक थोड़ा सा सेकंड का समय मिलता है, आप सोच के बोलेंगे तो कभी ये दिक्कत आएगी नहीं, नौबत आएगी नहीं। वो तो हुआ सर, लेकिन आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं अपार्ट फ्रॉम वर्क, कोई काम नहीं। सुरेश प्रभु जी को कोई काम बोलेगा ही नहीं वहाँ पर। वहाँ मैं जाके आराम से बैठूँ और आराम से बस वादियों से बातें करूँ, हवाओं से बातें करूँ, ऐसा कुछ ख्याल है सर? जाना है यार। ख्याल तो रोज ही आता है, लेकिन वो पूरा नहीं वो भी होता है। देश से भी ज़्यादा, मैं सही बात हूँ ना आपको, तो मैं कहाँ पे भी मैं जंगल में जाना चाहता हूँ, फॉरेस्ट में। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और ऐसी जगह जाना चाहता हूँ वहाँ कोई भी नहीं है, तो वहाँ पे शांति से बैठिए। अभी सुनिए आप, कभी आपने उसका एहसास किया कि नहीं, हम हर चीज़, हम आवाज़, बहुत से आवाज़ हमको सुनने को ही नहीं आते। हवा भी अपने आप में एक आवाज़ देती है, हमको मालूम नहीं है, क्योंकि हॉर्न इतना बजता है, इधर आवाज़ आता है। तो ऐसी जगह जाइए जहाँ पे आपको जो प्रकृति की निर्माण किए हुए आवाज़ सुनने को आएंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है सर। मतलब मुझे नहीं लगता सर किसी इंटरव्यू के मैं सुरेश प्रभु जी को ये कहते हुए सुना होगा कि उनको हवाओं से बात करना पसंद है या उनको जंगल में जाना पसंद है। नहीं, आप लोग कहते हैं आपको, नहीं, राजनीति के लोगों से लोग जरूर कहते हैं कि आप हवा में बात करते हैं, लेकिन हवा के बारे में बात करना है, वो बात करता हूँ मैं, हवा में बात नहीं करता हूँ। किस सिंगर का गाना या कौन सा गाना आपकी टॉप लिस्ट में, कि यार जब भी बैठूं मैं कहीं सुकून में अकेले में, तो ये गाना मैं प्ले कर दूं? मोहम्मद रफ़ी तो मेरे एक बहुत ही फेवरेट, किशोर कुमार जी भी, शैलेंद्र भी, लेकिन मैं कभी में शैलेंद्र जी, मुकेश और शैलेंद्र मुझे बहुत ही अच्छे लगते थे। सजन रे झूठ मत बोलो, खुद जाना है, यहाँ हाथी ना घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। ये गाना तो अपने को बहुत कुछ सिखा देता है। और शैलेंद्र जी के बहुत सारे गाने हैं जिसमें एक, और शाहिर लुधियानी जी, वो दोनों मुझे बहुत ही पसंद थे, यानी जो कवि है।
और जो गाने वाले में तो रफ़ी साहब, लता जी, आशा भोसले, ओपी नैयर, उन्होंने जो गाने दिए हैं, और उसके साथ साथ कभी ड्यूएट में मैं प्यार कर रही हूँ, कई तेरी जुल्फ़ के साए में कुछ देर ठहर जाऊँ, ये ऐसे गाने तो मुझे लगता है ज़िंदगी भर भूल भी नहीं पाएंगे। तो हमारे पीढ़ी में देवानंद, दिलीप कुमार साहब या राज कपूर साहब तो बहुत ही थे। तो उसमें ऐसे मेरा देवानंद जी के साथ बहुत अच्छा परिचित भी नहीं, काफ़ी संबंध भी था, ताल्लुकात थे। अमिताभ बच्चन भी तो मैं बहुत ही चाहता हूँ, उनके साथ भी मेरे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। और एक अमिताभ बच्चन जैसा शायद अभिनेता मिलना मुश्किल भी है कि कौन से कोई भी रोल वो कर सकता है। और आज भी इतने 80 साल शायद उनके पूरे भी हुए, लेकिन आज भी वो हमें नज़रिया उनकी जो है वो एक युवा की नज़रिया से वो हमको पेश आते हैं। तो ग्रेट लोग हैं, तो उनको भी मिलना हुआ। आई होप कि मैंने आपको बड़ा डिस्टर्ब किया। मैंने वो सवाल पूछे जो शायद कहीं ना कहीं रोज़मर्रा के जो इंटरव्यूज़ अब तक आपके हुए तो वो नहीं पूछेंगे, बिकॉज़ हमारे शो का नाम ही नो पॉलिटिक्स है। और अब मुझे लगता है कि जो ज़िंदगी आप जी रहे हैं, इतना बड़ा लंबा सफ़र पॉलिटिशियंस रहकर जो आपने तय किया, तो अब वो नो पॉलिटिक्स की हो रही है। बिल्कुल सही, आपके प्रोग्राम का टाइटल भी अच्छा है और आपने बहुत अच्छी तरह से मुझे आपने जो सवाल पूछे उसको मुझे खुद को खोजने का मौका भी मिला। ऐसे सब तो जवाब देते समय मैं भी सोच रहा था कि मेरे बारे में खुद को भी शायद खुद को हम नहीं ढूंढते हैं, हम पूरे विश्व को ढूंढते घूमते रहते हैं, तो खुद ढूंढने का भी मौका दे, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। तो नो पॉलिटिक्स में हमने बात की सुरेश प्रभु सर से, बड़ा मज़ा आया यार। तो आपको भी मज़ा आएगा तब जब आप उसको पूरा देखेंगे और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे। ये है नो पॉलिटिक्स रेडियो सिटी पर, मैं आरजे सूरी आपके साथ।